ससुराल लाऊंगी लबूबू। लुगाई का ये किटी पार्टियों में जाना बंद करवा दे, नहीं तो किसी दिन हमारा घर बिक जाएगा तेरी लुगाई की इन चौंचलों में। अरे माँ, ये बताओ ऐसा क्या हो गया? क्या किया अभी साक्षी ने? मेरा दिमाग मत चाट, अपनी लुगाई से पूछ ले। पूरे घर का फिल्मिस्तान स्टूडियो बनाकर रख दिया है और पैसे में जो आग लगा रही है स्वालग। इट्स माई किटी थीम मम्मी जी। एक मिनट, मम्मी सही कह रही है। ये क्या हाल बना रखा है तुमने घर का? चल क्या रहा है ये सब? अरे यार कितने आउटडेटेड हो आप लोग। कहाँ पापा ने मेरी शादी बूढ़े के साथ करा दी, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। हर छोटी छोटी बात के लिए यहाँ सबको बस एक्सप्लेनेशन देते रहो। तुम्हारा डायलॉग हो गया? तब सीधे सीधे बता दो घर में क्या चल रहा है। सीधी सी बात है विवेक, इसमें समझाने जैसी क्या बात है। मैंने बताया ना, मेरी किटी की थीम है ये, इसलिए मैंने अपने पूरे घर को किसी फिल्मी सेट की तरह डेकोरेट किया है। अरे तो ऐसा बेहुदा थीम लेने की जरूरत क्या थी? वैसे तो आम दिनों में घर में झाड़ू मारने के लिए भी कह दो तो तुम्हारी शक्ल पर 12 बज जाते, और अब तुमने पूरे घर को फिल्म सेट बना दिया। इसे करने में तुम्हें थकान भी नहीं हुई होगी। अरे बेटा, अच्छा हुआ ये बात तूने कह दी, अगर मैंने कही होती ना तो ये हो जाता कि मैं बहू के काम में मीन मेख निकाल रही हूँ। अरे बेटा, आजकल तो बहू के डर से सास बेचारी डर डर कर अपना समय काटती है। रहने दीजिए माँ जी, ये बेचारी होने का नाटक बंद करिए आप। सबको दिखाई दे रहा है आप कितना डर रही है मुझसे। इतनी सी बात आपके पेट में पचती नहीं ना? अरे कौन सा पहाड़ टूट पड़ा अगर मैंने अपनी सहेलियों को अपने घर में किटी में बुला लिया तो? हर महीने मैं भी तो अपनी सहेलियों के घर किटी में जाती हूँ। और कभी इस घर से बाहर निकलकर कुछ अच्छे लोगों में उठना बैठना सीखिए माँ जी, तब जाकर आपको पता चलेगा कि आटा दाल चावल के अलावा करने के लिए दुनिया में और भी बहुत कुछ है। अरे तुम रहने दो, माँ को पट्टी पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर में एक ही बात है किटी पार्टी करने के लिए। तुम्हारा ये खर्चा उठाने में मेरे सर के बाल झड़े जा रहे हैं। माँ को भी अपने साथ किटी में ज्वाइन करा दो ताकि महीने में 2-2 बार घर का ये फिल्मी स्टूडियो बन जाए। तो भाई ये थी साक्षी कुमारी गुप्ता। माँ बाप ने तो पढ़ा लिखा कर ये सोचकर बड़ा किया था कि कल को बेटी नौकरी करेगी, 4 पैसे कमाएगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो साक्षी के कारनामे ऐसे हैं कि ना तो वो अपने पति को अपने पैरों पर खड़े होने लायक छोड़ रही है। साक्षी गुप्ता खानदान की बहू बनकर नर्मदा निवास में आई है। पूरे परिवार में कमाने वाला विवेक अकेला है, बाकी लोग तो किसी तरह हाथ खींचकर काम चला लेते हैं। लेकिन साक्षी, उसे समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। जब कभी भी विवेक उसे उसके खर्चे कंट्रोल करने के लिए कहता, साक्षी घर में एक तमाशा खड़ा करके रखती थी। आज भी वही हुआ। अपनी सहेलियों को किटी पार्टी में बुलाने के नाम पर साक्षी ने हजारों रुपए का चूना पति विवेक को लगा दिया था। कुछ दिन बाद, विवेक 5,000 की जरूरत है, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करा दो जरा। 5,000 का नाम सुनकर विवेक की आंखें बड़ी हो गई हैरानी से। क्यों भाई, अब ऐसा क्या काम आ गया तुम्हें जो सीधे 5,000 की फरमाइश कर डाली? मुझे समझ में नहीं आता विवेक, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ या इस घर की केयर टेकर? अरे कभी अपनी हरकतों से ऐसा भी जता दिया करो कि तुम्हारी कमाई में मेरा भी कुछ अधिकार है। देखो साक्षी, तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो मैं तुमसे क्या और क्यों पूछ रहा हूँ। और ये अधिकार, हक, ये सब किताबी बातें होती है। मैं खुद कमा रहा हूँ ना, उसके बाद भी क्या मैंने आज तक कभी फिजूल खर्ची की है? मैं खुद कमा कर ला रहा हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे पैसों को पानी में बहाने का अधिकार मिल जाता है। तुमसे भी मैं बस यही चाहता हूँ कि पैसों को सोच समझकर समझदारी के साथ खर्च करो। और ये छोटी सी बात समझने के बजाय बार बार अपनी ईगो को बीच में घसीट कर क्यों ले आती हो तुम? और सबसे बड़ी बात यह है साक्षी, तुम्हारा मुझ पर अधिकार है, लेकिन तुम्हारे अलावा माँ बाबू जी का भी मुझ पर उतना ही अधिकार है। मुझे उनकी जिम्मेदारी भी तो उठानी है ना, इसीलिए खर्चा तो सोच समझ कर ही करना पड़ेगा। अरे यार, बोर हो गई हूँ तुम्हारा ये लेक्चर सुनते सुनते। महीने में कम से कम 5 से 6 बार ये कैसेट तुम चलाकर मुझे सुनाई देते हो। तुम्हारी बातें सुन सुनकर ना मूड खराब हो जाता है। अरे चुपचाप 5,000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, मेरा बात करने का एकदम मन नहीं हो रहा। साक्षी, पहली बात तो ये है कि उस किटी पार्टी के नाम पर तुम पहले ही हजारों रुपए खर्चा कर चुकी हो। अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। तुम्हें जो भी खर्च करना है अगले महीने करना। मेरे पास कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा कि गए पेड़ को हिलाया और पैसे झोले में भरकर घर ले आए। पति की बात सुनकर अब तो साक्षी का पारा गर्म हो गया था। अरे यार, अभी तक तो मुझे यही लगता था मेरी शादी बूढ़े के साथ हो गई है, लेकिन अब मुझे ये भी समझ में आने लगा है तुम सिर्फ बूढ़े ही नहीं हो, कंगाल भी हो। देखो विवेक, जिंदगी में ना इंसान सिर्फ रोटी खाकर पेट भरने के लिए नहीं जीता। समाज में अपने मान सम्मान और इज्जत बचाए रखने के लिए भी इंसान को 10 काम करने पड़ते हैं। तो वो छोटी सी बेसिक बात समझ में नहीं आती क्या? मैं ये सब जो कुछ भी कर रही हूँ ना, उससे समाज में तुम्हारे मान सम्मान में ही बढ़ोतरी हो रही है। कहने को तो तुम सरकारी ऑफिसर हो,
लेकिन मुझसे यही चाहते हो कि मैं सेल में मिलने वाली 500 की साड़ी पहनकर मुंह पर ताला लगाकर तुम्हारी माँ के आगे पीछे जी हजूरी करती रहूं। देखो, मेरी सहेली के बेटे का जन्मदिन है, 5 स्टार होटल में पार्टी है और मुझे हर हाल में वो पार्टी अटेंड करनी है। अब इतनी बड़ी पार्टी में जाने के लिए ढंग के कपड़े और तोहफा तो लगेगा ना। बताओ क्या गलत कह दिया मैंने? क्या चाहते हो, होटल में 101 रुपए का लिफाफा पकड़ाकर चली आऊं मैं? पत्नी की बात सुनने के बाद विवेक को समझ में आ गया था कि साक्षी के ऊपर उसकी एक भी बात का कोई असर नहीं होने वाला है, इसलिए वो 5,000 रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। अगले दिन, बेटा वो पिंकी के यहाँ शगुन लेकर जाना था ना, थोड़े पैसे दे देता तो मैं बाजार जाकर सामान ले आती। अब क्या बताऊं तुम्हें माँ, तुम्हें तो यही लगेगा कि मैं घर की जिम्मेदारियों से भाग रहा हूँ, लेकिन सच यही है कि मेरे हाथ बिल्कुल खाली है। किस मुंह से कहूँ तुम्हें कि अभी पिंकी के यहाँ शगुन लेकर जाने का मेरा बजट नहीं है। अरे बेटा, अभी तो महीने की 15 ही तारीख है, अभी से तेरा हाथ खाली हो गया तो बाकी के 15 दिन कैसे चलेंगे? देखता हूँ माँ, किसी दोस्त से उधार ले लूंगा, और क्या कर सकते हैं। अब तो यही मेरा रूटीन बन गया है। पहले महीने के 15 दिन उधारी में घर चलाओ और उसके बाद तनख्वाह आते ही आधा पैसा उधार चुकाने में खर्च कर दो। जेब में पैसा बचेगा कहाँ से? अरे बेटा, तो ये बात अपनी पत्नी को समझाना। मुझे समझ में नहीं आता, 25 साल की लड़की से शादी करी है तूने या फिर 5 साल की छोटी बच्ची से, जिसे गुणा भाग दुनियादारी कुछ समझ में नहीं आता। अरे भाई, जितनी पति की कमाई हो अपनी हैसियत के हिसाब से ही पैर पसारने चाहिए ना। माँ जी, आपको तो बस मुझ तक पहुंचने का मौका चाहिए होता है, जब भी मौका मिलता है बस ताने मारना शुरू कर देती हैं आप। रहने दो माँ, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। पिंकी के शगुन के लिए मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। रहने दे बेटा, किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं है। खर्च के नाम पर मुझे हर महीने तू 3,000 देता है ना, वही बचा कर रखती हूँ मैं। 2-3 महीने के पैसे जमा करने के बाद लगभग 10,000 है मेरे पास, मैं तुझे दे देती हूँ, सामान ले आना। और हाँ, बहू को इन पैसों के बारे में मत बताना, वरना उसे फिर से कोई खर्च याद आ जाएगा। विवेक और उसकी मां नर्मदा अपनी बहू की इस फिजूल खर्ची करने वाली आदत से बहुत ज्यादा परेशान थे। अपनी सहेलियों के बीच में अपनी साख बनाए रखने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाती थी। अगस्त का महीना किसी तरह बीत गया और जैसे ही सितंबर महीना आया, साक्षी एक बार फिर नई जिद लेकर बैठ गई थी। अरे यार विवेक, मुझे ना अपने लिए क्यूट सी लबूबू डॉल चाहिए। तुम्हें पता है, ईरा, राधिका, पूर्णिमा सब ने लिया है लबूबू। और तुम्हें पता है, सोच भी नहीं सकते, जो लोग अपने पर्स पर लबूबू लेकर चलते ना, सोसाइटी में अलग ही नजरों से देखा जाता है उन्हें। एलिट क्लास के लोग आजकल यही कर रहा है। दिस इज ट्रेंडिंग विवेक, और मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए। हाँ, क्या कहा? अब 5 साल की बच्चियों की तरह गुड्डे गुड्डिया लेकर बाजार में निकलोगी तुम? अरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर ही दम लेना है क्या तुम्हें? कहाँ की समझदारी है पर्स में गुड्डे गुड्डिया लटका कर चलना? देखो विवेक, जब ट्रेंड की बात होती है ना, तो तुम उसके बीच में ना ही बोलो तो बेहतर है। क्यों बार बार अपनी बेइज्जती करवाते हो? तुम्हें कुछ पता भी है आजकल सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है? अरे भाड़ में जाए तुम्हारा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के हिसाब से मेरा घर नहीं चलता। मुझे ये देखना पड़ता है कि मैं क्या करूं जिससे मेरा घर अच्छे से चलता रहे। तुम्हें तो 2 पैसे की अकल लगानी होती नहीं, कम से कम किसी को तो समझदारी से काम कर लेने दो। विवेक ने गुस्से में पत्नी को साफ मना कर दिया था। लेकिन साक्षी तो भाई साक्षी ठहरी। अपनी जिद पूरी करवाने के लिए वो साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटने वाली थी। ठीक है, तुम नहीं दोगे ना मुझे पैसे, तो मैं भी बता रही हूँ, जब तक मुझे लबूबू डॉल नहीं मिल जाती, ना मैं खाना बनाऊंगी और ना ही अन्न का एक दाना अपने मुंह में रखूंगी। अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं है ना, तो ठीक है, मर जाने दो मुझे। एक पूरा दिन बीत गया था, साक्षी ने वाकई अन्न का एक भी दाना अपने मुंह में नहीं रखा। अरे बेटा विवेक, ये क्या फितूर चढ़ गया है बहू को? अरे भाई, कौन सा गुड्डा गुडिया चाहिए उसे? 1,500 दिलवाकर अपनी जान क्यों नहीं छुड़वाता? माँ, ये जो गुड़िया मांग रही है ना, वो कोई गुड़िया नहीं है, शैतान का बच्चा लगती है वो। और इतनी बदसूरत गुड़िया खरीदने के लिए भी ऐसी मार काट मची है कि लाखों रुपए की बिक रही हो। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहा है कि ये गुड़िया भूतिया है, इसके ऊपर एक शैतान पजेजो का साया है। अब तुम ही बताओ, कहाँ से लाऊं मैं लाखों रुपए की एक शैतानी गुड़िया खरीदने को? क्या बात कर रहा है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी एक गुड्डा गुडिया भी लाखों रुपए में मिल सकता है, और वो भी ऐसी गुड़िया जो शैतानी हो। अरे बेटा, हमारे जमाने में कोई झूठ भी कह देना कि फलाने मकान में कोई ऊपरी चक्कर है, तो मकान मालिक सर पीट पीट कर रह जाता था, लेकिन कोई उस मकान के पास भी फटकने को तैयार नहीं होता था। और ये आजकल के बच्चे उस शैतानी गुड़िया को लाखों रुपए देकर खरीदने के लिए तैयार हो रहे।
अरे किसी के पास लाखों रुपया होंगे तो वो पहले गहने जेवर बनवाएगा या गुड़िया खरीद कर अपने दरवाजे की चौखट पर टांगेगा। आजकल की नई पीढ़ी का ये पागलपन मेरी तो समझ में नहीं आता। अच्छा एक बात बता, जैसे पित्तल के गहने पर सोने का पानी चढ़ाकर बाजार में सस्ते दाम पर बेचा जाता है, क्या ऐसे ही ये लबूबो को कोई सस्ते में नहीं बेच रहा? ये तुमने बड़ा अच्छा आइडिया दिया माँ। असली डॉल तो लाखों रुपए की है, जबकि उसकी नकल करके हर गली नुक्कड़ में जो डॉल मिल रही है उसकी कीमत कुछ 1000 रुपए ही है। देख बेटा, तेरी माँ ने ये बाल ना अनुभव से सफेद करा है, धूप में बैठ बैठ कर सफेद नहीं हुए। और अगर अपनी माँ पर भरोसा हो ना तो मैं तुझे एक उपाय बताती हूँ, जिससे तेरी बीवी के सर से गुड़िया का फितूर भी उतर जाएगा और तुझे ज्यादा देर तक अपनी पत्नी से झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा। अरे माँ, तुम बस ये बताओ क्या करना है। अगले दिन विवेक साक्षी के लिए एक डॉल लेकर आता है। अच्छा बाबा, तुम जीती और मैं हारा, ये लो तुम्हारी डॉल। और हाँ, मुझे तो तुम दूर ही रखना इससे, मैंने सुना है भूतिया है ये गुड़िया। तुम भी ना कमाल करते हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों की तो आदत खराब है, यूं ही बदनाम किया करते हैं। साक्षी बहुत खुश थी, इसलिए आज वो अपनी गुड़िया को बेड के सिरहाने रख देती है और बाथरूम चली जाती है। अचानक ही बाथरूम की लाइट फ्लक्चुएट होने लगती है। अचानक साक्षी की नजर बाथरूम के वॉश बेसिन पर जाती है, जहाँ लबूबू रखी हुई नजर आती है। ये कैसे हो सकता है? डॉल को तो मैं अभी अपने बेड पर छोड़कर आई थी ना। साक्षी के मन में ये ख्याल आते ही अचानक बाथरूम की लाइट बंद हो जाती है। वो घबराकर जल्दी से दरवाजा खोलकर बाथरूम से बाहर की ओर भागने लगती है। बाहर आकर देखती है कि कमरे की लाइट आराम से जल रही है और उसकी डॉल वो तो बेड पर ही रखी हुई है। ये कैसे हो सकता है? अगर ये डॉल यहाँ है तो बाथरूम में कौन थी? साक्षी का गला सूखने लगता है। ये विवेक को भी पता नहीं आज ही इस शादी में जाना था। पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है मुझे। साक्षी पानी पीने के लिए रसोई में जाती है तो उसे किचन के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से वही लबूबू डॉल रखी हुई नजर आती है। वो घबराकर रसोई में चारों ओर देखती है तो उसे वहां खून से बने पैरों के निशान दिखाई देते हैं। माँ जी, जल्दी आइए, देखिए ये सब क्या हो रहा है यहाँ। साक्षी दौड़कर सास के कमरे में पहुंचती है। अरे बहू, क्या है? आधी रात को क्यों शोर मचा रही है? अब क्या हो गया? कोई भूत प्रेत देख लिया क्या तूने, जैसे गला फाड़ कर चीख मार रही है? माँ जी शुभ शुभ बोलिए, आधी रात को भूत प्रेत का नाम कौन लेता है? और सही बताऊं ना, मुझे वाकई डर लग रहा है। मैंने अभी अभी रसोई में खून से सने हुए पैरों के निशान दिखे हैं। हैं? अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कैसी बैकी बैकी बातें कर रही है? माँ जी अब चलिए तो सही। साक्षी अपनी सास को लेकर रसोई में आती है तो देखती है अब ना तो वहाँ खून से सने निशान थे और ना ही लबूबू डॉल। दिमाग ठिकाने पर नहीं है क्या? है? क्यों ये पागलपन कर रही है? मुझे डराने की कोशिश कर रही है क्या? आपको डराने की क्या कोशिश करूंगी, मैं खुद ही डरी हुई हूँ। ठीक है, आप जाकर सो जाइए। घबराती हुई साक्षी अपने कमरे में वापस आती है तो देखती है उसकी बिस्तर पर रखी हुई लबूबू डॉल अपने आप अपनी जगह से गायब हो गई है। ये नजारा देखकर साक्षी की तो सांस ही अटक जाती है। हे भगवान, किसी तरह आज की रात बीत जाए, सुबह इस मनहूस गुड़िया को उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगी। विवेक ठीक कह रहे थे, ये गुड़िया मनहूस है। साक्षी कपड़े बदलने के लिए जैसे ही अलमारी खोलती है उसे वही डॉल अलमारी में रखी हुई नजर आती है, जिसे देखकर उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? ये गुड़िया क्या अपने आप यहाँ से वहां जा रही है? कोई बेजान खिलौना अपनी जगह से कैसे हिल सकता है? मुझे पक्का यकीन हो गया, सच में इस गुड़िया में कुछ तो है। साक्षी को अब कपड़े बदलने भी याद नहीं थे। चुपचाप चादर मुंह तक ढककर वो बिस्तर पर लेट गई थी। कुछ देर बाद साक्षी को उसके कमरे के दरवाजे पर खटखट सुनाई देती है, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। लगता है विवेक आ गए। अच्छा हुआ, अकेले इस कमरे में रहना तो वैसे ही मुश्किल हो रहा था। साक्षी जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है दरवाजे के बाहर वही लबूबू डॉल पड़ी हुई है और उसके अलावा कोई नहीं है वहां। अब तो साक्षी जोर जोर से रोने लगती है और नर्मदा को आवाज लगाती है। अरे बहू, क्यों रोना पीटना मचा रखा है तूने? अब क्या इस गुड़िया से भी पेट भर गया तेरा? अब कोई नया खिलौना पसंद कर लिया तूने? नहीं माँ जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, अब कोई खिलौना नहीं चाहिए। मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है, मुझे आप लोगों की बात मान लेनी चाहिए थी। इस गुड़िया में कुछ तो गड़बड़ है। जब से ये मेरे पास आई है कुछ न कुछ अनहोनी हो रही है। मुझे नहीं चाहिए गुड़िया, आप उठाकर बाहर फेंक दीजिए इसे। अरे वाह बहू, तू तो बड़ी चालाक है।
खुद तो इस शैतानी गुड़िया को हाथ भी नहीं लगा रही, और तू चाहती है कि ये बुढ़िया इस गुड़िया को हाथ लगाकर ऊपर पहुंच जाए। ना बाबा ना, कोई रिस्क नहीं लेने वाली मैं। पर तेरा क्या भरोसा, आज उस लबूबू के लिए पागल थी, कल कोई और फितुर पाल लेगी। नहीं माँ जी, मैं वादा करती हूँ आज की बात कोई फिजूल खर्ची नहीं करूंगी, बल्कि जैसा आप कहेंगे ना हमेशा आपकी बात मानूंगी। बस अभी आप इस गुड़िया से छुटकारा दिलवा दीजिए, वरना मेरे डर के मारे दम निकल जाएगा। बहू की बात सुनने के बाद सास नर्मदा गुड़िया को उठाकर घर से दूर फेंक कर आती है और घर जाकर बहू की नजर उतार देती है। चल अब तो परेशान ना हो, मैंने तेरी नजर उतार दी है, अब कोई भी बुरी शक्ति तेरे आसपास नहीं पटकेगी। जाकर चैन से सो जा। लबूबू के जाने के बाद साक्षी तो बड़े सुकून से अपने कमरे में जाकर सो गई थी, और इधर स्टोर रूम में छुपा हुआ विवेक और उसकी बहन गुड्डी माँ के कमरे में बैठकर पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहे थे, क्योंकि वास्तव में विवेक ने एक नहीं 2 गुड़िया मंगाई थी, और वही था जो बार बार गुड़िया की जगह बदलकर साक्षी को डराने की कोशिश कर रहा था। वैसे तो किसी को डराना गलत बात है, लेकिन कहते हैं ना, किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ सच से बेहतर कहलाता है।